हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। आज हम लोग क्लास 10th के जो थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का परिवहन है उसके लघुत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। चलते हैं हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा दीजिए। अब हम लोग चैप्टर पढ़े थे कि भाई पदार्थ का परिवहन क्या है। नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ का परिवहन क्या है, तो परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना। पदार्थों के परिवहन का क्या मतलब? एक जगह से दूसरे जगह किसी पदार्थों को लाना ले जाना। अब यहाँ जीवों की बात कर रहा है, यानी हमारे शरीर बॉडी के अंदर, जीव के अंदर में कोई पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाती आती है ना, इसी को कहते हैं परिवहन। अब इसको समझिए कि हम जब भोजन करते हैं, करते तो मुंह से हैं, लेकिन वह जाती है हमारी पेट में, और पेट में पचने के बाद यानी अमाशय अग्नाशय जो भी हैं उनमें पचने के बाद वह रक्त में मिल जाती है, मिल करके विभिन्न कोशिकाओं में चली जाती है, और कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ बनती है, कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ बनती है पुनः वापस उसको उत्सर्जी अंगों तक ले आती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर में जो हवा जाती है ऑक्सीजन, वह कई फेफड़ा में रक्त क्या करता है, उसे अपने साथ घुला लेता है, मिला लेता है और उसको ले जाता है विभिन्न कोशिकाओं में। नहीं, तो ये पूरी संरचना का काम जो होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग परिवहन। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई परिवहन क्या है, तो जीवों में भोजन, ऑक्सीजन या उपयोगी पदार्थों को उनके विभिन्न अंगों तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन कहते हैं। हम लोगों में जो भोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, इस सब को विभिन्न अंगों से लेकर के कोशिका तक ले गई, और कोशिका में जो बनी उत्सर्जी पदार्थ उसको पुनः वापस उत्सर्जी अंगों तक ले आई। तो ये लाने ले जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? परिवहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन में किसी को डाउट? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में जाइलम वाहिनियों का जल स्थानांतरण किस प्रकार होता है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि पौधों में एक संवहन उत्तक है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। पौधे में एक संवहन उत्तक हैं जिनके दो भाग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम की बात अगर करेंगे तो जाइलम उसके जल संवहन उत्तक होते हैं, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ संवहन उत्तक होते हैं। क्लियर? तो अब आपसे पूछ रहा है कि जाइलम वाहिनियों में जल का संवहन कैसे होती है। तो हमने बताया था कि जाइलम वाहिनियां ना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। जाइलम वाहिनी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और इस 4 प्रकार में पहला होती है वाहिनिकाएं। पहला क्या होती है हमारी? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या करती है? उसे स्तंभ देती है, यानी कि एक नली जैसी संरचना देती है, और यही नली जो है जिसके भीतर से जल धीरे धीरे ऊपर उठती है, और वाहिनिकाएं उसके अंदर जल का स्तंभ निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ है कि सिरा के अंदर, जैसे मान लीजिए हम आप चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ, देखते हैं जो पढ़े थे हम लोग, नहीं कि क्या करता है हमारी जो जाइलम वाहिनियां हैं, वो जाइलम वाहिनियां क्या करती है? ऐसे निर्माण करती है। ये जो देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये जाइलम वाहिनियां है, ये ठीक है नली। और वाहिनिकाएं जो है उसके अंदर ना जल का स्तंभ इस तरह का निर्माण करती है। क्लियर? तो इस तरह से जल धीरे धीरे पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अगर आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई जाइलम वाहिनियां जल का स्थानांतरण कैसे करती है, तो लिखेंगे पौधों में एक संवहन उत्तक होती है जाइलम। इनके 4 भाग होते हैं। जाइलम वाहिनियां में 4 भाग कौन कौन? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। जो वाहिनिकाएं हैं वह एक नली जैसी संरचना प्रदान करती है, और उसके वाहिकाएं हैं उसके भीतर, वाहिनिकाएं हैं उसके भीतर जो हैं वह क्या करते हैं? जल स्तंभ का निर्माण करती है, और धीरे धीरे क्या करते हैं? ऊपर की ओर उसे ले जाती है। अब कहेगा सर जी 2 चीज और बच गया, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। तो जाइलम तंतु का काम याद रखेंगे, उसे सहारा प्रदान करती है, और जाइलम मृदुतक जो है भोज्य पदार्थ का संचयन करती है। यहाँ जल के संचयन में उसका कोई विशेष मदद नहीं है, लेकिन फिर भी यह जल के स्थानांतरण में मदद करती है। तो आप लिखेंगे कैसे? फूलन फाइलन लिखेंगे पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल के स्थानांतरण के लिए वाहिनिकाएं नली जैसी संरचना देती है। क्या देती है? नली जैसी संरचना देती है, और अखंड स्तंभ का निर्माण करती है, जिससे पत्ती में भोजन ऊपर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। चलिए आगे हैं। तीसरा हमारा, मूलरोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? देखिए, अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि मूलरोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। नहीं, तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को कि पौधे हैं ना, ये पौधा ये हमारा क्या है? पौधा है, ये ऊपर में, और नीचे इसकी जड़ें हैं। क्लियर?
और नीचे की जो जड़ है ना, ये मूलरोम है। ये क्या है हमारा? मूलरोम है, याद रखेंगे। ये जो नीचे का भाग है ये क्या कहलाता है? हमारा मूलरोम कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? धरती में ना, मिट्टी में जल है, मिट्टी में क्या है? जल है, और जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। जल की मात्रा क्या हमारा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या? उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। मिट्टी में जल ज्यादा होने का मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र हैं। और जड़ में ना, ये जो जड़ देख रहे हैं इसमें जल कम है, तो उसको कहते हैं हम लोग निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। क्लियर? तो मिट्टी से जल, मिट्टी से जल, ठीक है, प्रासरण की क्रिया द्वारा, कौन क्रिया? प्रासरण, यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रासरण की क्रिया द्वारा चलती है, गमन करती है। और यहां पर एक दाब उत्पन्न होता है जिसका नाम है स्फीत दाब। स्फीत दाब का मतलब होता है उसे सोखने की क्षमता, चूसने की क्षमता, जिसके कारण जड़ में होता है स्फीत दाब और वह सीधे ऊंचाई तक उसको, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि मिट्टी से जल मूलरोम के कैसे पहुंचती है, तो लिखिएगा मिट्टी में जल ज्यादा होती है अर्थात उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है वो, और जड़ में जल कम होती है वो निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। अब जैसे ही वहां पर स्फीत दाब उत्पन्न होती है, स्फीत दाब उत्पन्न होती है, तो प्रासरण की क्रिया द्वारा मिट्टी से जल निकल करके मूलरोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। मिट्टी से जल निकलकर मूलरोम की कोशिकाओं में पहुंच जाती है। देखिए यहां तक पहुंचने का काम खत्म। अब यहां से जाइलम वाहिनियां काम करेगी, उसको ले जाएगी ऊपर, वो उसका काम है। हमारा डिपार्ट खत्म हो गया मूलरोम में, ठीक है। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे? तो लिखेंगे मिट्टी में जल ज्यादा है तो वो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। मिट्टी में जल ज्यादा है तो वो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। जड़ में मूलरोम में जल कम है तो वो निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। नहीं, और जैसे ही वहां पर स्फीत दाब उत्पन्न होती है जड़ में, तो प्रासरण की क्रिया शुरू होती है, जिसके कारण मिट्टी से जल निकल करके मूलरोम की ओर प्रवेश कर जाती है, अर्थात मिट्टी से जल कहां चली जाती है? मूलरोम में। क्लियर? नंबर आगे हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की क्रिया में क्या महत्व है? याद रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए हमारे पौधे में बड़ा महत्व है, याद रखेंगे। अब कहेगा कैसे पौधे के लिए महत्व है? सबसे बात समझिए कि अब समझते होंगे, अपने घरों की बात ही ले लें। सपोज दैट कि जब हम लोग खाना बनाते हैं और जो अवशेष हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की क्या होती है? जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? अगर मान लीजिए आप जो खाना बनाए और जो अवशेष हैं उसको बाहर नहीं निकालिएगा तो आपका भोजन स्वादिष्ट होगा? चावल पकाते हैं ना, नहीं, उसमें जो बेकार मारी आ जाए जिसको आप लोग कहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? हमारे शरीर में जो विषाक्त चीज बना, हमारे शरीर में जो विषाक्त चीज बना, मूत्र बनते हैं, मल बनते हैं, उसको हमको शरीर से बाहर निकालना है ना। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा शरीर सही से काम करेगा? ठीक सेम कहानी पौधों में भी होती है। पौधे की पत्तियां जो होती है ना, पौधों की पत्तियां में जो बेकार जल बनती है, नहीं, ये पौधे की पत्ती हुई, इसमें जो बेकार जल बनी उसको वह रंध्र से छोड़ते रहती है। रंध्र से क्या करती रहती है? निकालते रहती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्प उत्सर्जन। पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बेकार जल बची उसको वो धीरे धीरे क्या करती है? निकालते रहती है। तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। अब इसका पौधे में क्या महत्व है? तो इसका पौधे में महत्व है, याद रखेंगे कि पौधे के तापमान को वो क्या करती है? नियंत्रण करती है, उसके सारे कामों को नियंत्रण करती है। अगर मान लीजिए बेकार जल बाहर नहीं निकलेगी तो फिर काम ही नहीं होगा। लिखा हुआ देखिए ना, पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करती है। इसके अलावा पौधे में तापकरण संतुलन बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। देख रहे हैं ना? अब कहेगा ये हम नहीं समझे सर, फिर समझिए कि मान लीजिए अगर ऊपर पत्ती में जो जल है वो बाहर नहीं निकले तो नीचे से जड़ ऊपर जाएगी? जाएगी नहीं। ऊपर का कोटा फूल तो नीचे से कैसे जाएगी ऊपर पानी ना? तो इसलिए क्या करता है कि ऊपर वाले पानी को निकाल देता है। तो खाली हो गया ऊपर वाला पानी खाली, तब ऊपर पानी चाहिए ना, जल चाहिए ना, तो नीचे से जड़ उसको खींच के पहुंचाता है कि ले जाओ। तो जल के साथ साथ क्या जाता है? खनिज लवण भी जाता है। तब पत्ता को भोजन बनाने के लिए चाहिए खनिज लवण। क्या चाहिए? खनिज लवण। तो ऊपर वाला पानी निकलेगा यानी जल निकलेगा तब ना होगा जी। तो वाष्पोत्सर्जन का बड़ा महत्व है। किसके लिए? तो धरातल से खनिज लवण खींचकर पत्ती तक पहुंचाने के लिए और पौधे में तापकरण को नियंत्रित करने के लिए। क्लियर? नंबर नेक्स्ट है, एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण क्या है? समझिएगा, हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे
एक दिशीय स्थानांतरण के बारे में। देखिए, एक दिशीय का मतलब होता है जब एक ही दिशा में किसी चीज का स्थानांतरण होता है। एक दिशीय का क्या मतलब? जब एक ही दिशा में स्थानांतरण होता है तो उसको कहते हैं एक दिशीय। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है नहीं, और धरती से जल निकली जाइलम वाहिनियां द्वारा सीधे ऊपर जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक दिशीय। एक दिशा में जा रही है, एक भाग में जा रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक दिशीय। लेकिन पौधे की पत्ती में जो भोजन बनता है वो ऊपर से नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, दो दिशा में काम करती है, इसलिए कहते हैं हम लोग द्विदिशीय। तो एक दिशीय स्थानांतरण समझ गए? धरातल से जल निकलकर जाइलम वाहिनी द्वारा सीधे ऊपर की ओर जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक दिशीय स्थान। जल निकल करके ऊपर गई तो उसको एक दिशीय। लेकिन पत्ता में जो भोजन बना और वह विभिन्न भागों में क्या होती है? फैलती है, विभिन्न भागों में फैलती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, तो इसको कहते हैं हम लोग द्विदिशीय स्थानांतरण। कोई डाउट? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक दिशीय और द्विदिशीय, है ना? जब जल धरातल से निकलकर ऊपर की ओर जाती है तो उसे एक दिशीय है, लेकिन जब पत्ती में जो भोजन बनता है नहीं, और वह दोनों भागों में चलती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग द्विदिशीय। क्लियर? कोई डाउट? चलते हैं आगे क्वेश्चन हमारा देखते हैं। जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी तक 5 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं बारी बारी से। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए, हमारे बॉडी में रक्त में 3 प्रकार की रक्त कण होते हैं, जिसको रक्त रुधिर कणिकाएं कहते हैं या रक्त कण कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है हमारा आरबीसी। आरबीसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म अगर बोलिएगा तो रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। वो प्रोटीन रंजक होता है। आपसे कभी कभी पूछता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन रंजक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है समझिएगा। जैसे हम सांस लिए, सुनिएगा गौर से, जब हम सांस लिए तो हमारे नाक द्वारा विभिन्न प्रकार की हवाएं ऑक्सीजन के साथ फेफड़ा में गई। जैसे फेफड़ा में जाती है ना, पहले से वहां हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती है अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां से लेकर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन वाहक। ऑक्सीजन को ले जाती है ना, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन वाहक। कोई दिक्कत? समझिए, हम जो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं उनमें सब प्रकार का हवा ना गया हो। वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है, तो सब हमारे नाक द्वारा हमारी फेफड़ा में पहुंच गई। लेकिन वहां हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ओनली फॉर ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करता है, बनाता है अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहां से विभिन्न कोशिकाओं में उसे ले जाने का काम करता है, इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन वाहक। आपसे पूछता है कि लाल रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक क्यों है, तो लाल रक्त कोशिका में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन वाहक। देखिए लिखा हुआ है हमारा, फेफड़े में आए हुए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और उसे विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करती है, इसलिए कहते हैं उसके ऑक्सीजन वाहक। ऑक्सीजन वाहक का मतलब क्या? ऑक्सीजन को ले जाने वाला। तो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? लाल रक्त कोशिका का हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिका का हीमोग्लोबिन, इसीलिए ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। कोई डाउट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं में किस प्रकार भिन्न है, माने दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, जब चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो दोनों में हमने क्या देखा था? कुछ अंतर देखा था। दोनों में क्या देखा था? हमने कुछ अंतर देखा था। और क्या क्या अंतर समझिएगा। देखिए, हमारा जो ये क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका जो होती है वो कैसा होती है देखने में? तो डिस्क की भांति। कैसी होती है? डिस्क की भांति, ऐसी। क्लियर? और श्वेत रक्त कोशिका जो होती है वो गोल तो होती ही है गेंद की तरह, और इसमें ना ऐसे ऐसे धारी धारी जैसी निकला रहता है, और ये कैसा रहता है? डिस्क की भांति रहती है, ये ऐसे बीच में धसा हुआ रहता है। कैसा रहता है? धसा हुआ। अब दोनों में अंतर क्या था सो देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर।
तो आरबीसी का उम्र होता है 120 दिन यानी 4 महीना। आरबीसी का आयु कितनी? 120 दिन यानी 4 महीना, ठीक है। जबकि डब्ल्यूबीसी का उम्र कितना होता है श्वेत रक्तकण का? मात्र 2 से 3 दिन। एक अंतर हो गया। आरबीसी का काम है शरीर में ऊर्जा देना। आरबीसी का क्या काम? हमारे शरीर में ऊर्जा देना। जबकि डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, यानी रोग से लड़ना, कीटाणु विषाणु को मारना। अंतर देख रहे हैं ना? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका में अंतर समझ गए? आप लिखेंगे वहां पर परीक्षा में जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो लिखिएगा लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में निम्न अंतर है। नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाएं की आयु 120 दिन होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिका का आयु मात्र 2 से 3 दिन होता है। लाल रक्त कोशिका शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता देती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि श्वेत रक्तकण में यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस तरह के कुछ अंतर हैं, आप उसको अंतर को देख लेंगे। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु यानी हमारे बॉडी के अंदर में ना रक्त के अंदर कितने कण थे? 3। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु का क्या काम? तो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब रक्त का बहाव अधिक होने लगता है, यानी जब अंग हमारा कट जाता है, कोई किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है और रक्त तेजी से बहने लगता है, तो रक्त पट्टिकाणु क्या करती है? उसे जमाने, थक्का करने का काम करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे रक्त पट्टिकाणु का मूल काम क्या है? तो रक्त में जैसे ही बहाव ज्यादा होती है, यानी शरीर से बाहर रक्त निकलने लगता है, कोई अंग टूट फूट जाता है, कट जाता है, और रक्त जब तेजी से निकलने लगता है तो वह क्या करती है? उसे जमा देती है, थक्का बना देती है और उसको रक्त बहाव को रोक देती है। जैसे मान लीजिए हम नाखून काट रहे हैं, अचानक ब्लेड निकला और हमारे अंगों को काट दिया, नहीं काट दिया, रक्त का बहाव तेजी से होने लगा, हम लोग क्या करते हैं? उसको दाब देते हैं थोड़ा समय के लिए। जैसे दाबते हैं, हटाते हैं तो देखिएगा वो पूरा चिपक जाता है, हाथ क्या हो जाता है? चिपक जाता है। आपने गौर किया है कि चिपक कैसे गया भाई? नहीं, हटाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता होगा। इसका कारण क्या भाई? तो वहां पर रक्त पट्टिकाणु जो है वो क्या करता है? उसको जमाने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। अब रक्त बहाव बंद हो गया। रक्त बहाव क्या हो गया हमारा? बंद। यानी रक्त पट्टिकाणु का क्या काम? जब कोई अंग से रक्त बाहर बहाव निकलने लगती है तो वहां पर वह आकर के रक्त बहाव को क्या करती है? रोकती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्लियर हो गया। अब चलते हैं धमनी और शिरा। चलते हैं, समझिएगा हमारे धमनी और शिरा क्या है। हमने पढ़ा था कि हृदय की 2 वाहिनिकाएं हैं, जिसमें एक ये धमनी है और दूसरी क्या है? शिरा है। देखिए हमारा हृदय तो इस तरह से है, नहीं है? हो ये हृदय है, नहीं ये हृदय नहीं, ये हमारा दिल हो गया। ये क्या हो गया? हमारा दिल, जो किताबों की भाषा में है। लेकिन हमारा हृदय होता है कैसा? त्रिकोण वाला होता है। कैसा होता है? त्रिकोण वाला। ऊपर का सिरा थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा होता है, नीचे वाला क्या? थोड़ा सा सिकुड़ा होता है। चलिए, इसके 2 भाग होते हैं, एक आलिंद नीले, आलिंद नीले हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? लेकिन यहाँ से शुद्ध रक्त को ले जाने के लिए 2 वाहिनियां होती है, जिसका नाम है धमनी और दूसरा का नाम है शिरा। एक का नाम क्या है? धमनी और दूसरा का क्या नाम है? शिरा। तो दोनों में क्या अंतर? तो धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त का। तो आपसे कोई पूछे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर? तो धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त का। देखिए फेफड़ा में जो बना शुद्ध ऑक्स वो आया हृदय में, हृदय से पंप हुआ किसमें? धमनी में। फेफड़ा में बना शुद्ध रक्त कैसे बनता है उसको हम समझा दिए थे कि देखिए हमारे शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में और वहां से वह जाता है कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा में गया तब इधर से हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन और रक्त दोनों मिल गया तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजनित रक्त यानी शुद्ध रक्त। वो गया फिर से अलिंद में, नीलय में, और फिर वहां से धमनी उसको धमनी क्या करता है? पूरे बॉडी के अंदर ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है। जब वो कोशिका में चला जाता है, रक्त कोशिका में चल गया, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, भोजन के अणु उसको ले लिया, काम खत्म, तो वो बी ऑक्सीजनित हो गया। तब क्या हो गया? वो रक्त बी ऑक्सीजन। अभी था ऑक्सीजनित रक्त, जब कोशिका में चला गया, भोजन बन गया, तो हो गया वो बी ऑक्सीजनित रक्त। अब ये बी ऑक्सीजनित रक्त ना फिर शिरा से होकर के फिर से वापस आया कहाँ? हमारे हृदय में। कहाँ आया हुआ? हमारे हृदय में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी शुद्ध रक्त का वाहन, शिरा अशुद्ध रक्त का वाहन, नंबर 1। दूसरा है धमनी की दीवारें लचीली और मजबूत होती है,
धमनी की दीवारें लचीली और मजबूत होती है, जबकि सिरा का दीवारें जो है ना वह लचीली और मजबूत नहीं होती है। सिरा की दीवारें लचीली और मजबूत नहीं होती। सिरा देख रहे हैं ना, ये जो आप काला काला देख रहे हैं ना हाथों में, ये जो नस जो है वही सिरा है, वो क्या हमारी सिरा है। ठीक है, धमनी जो है उसके अंदर में है, स्किन के अंदर, चमड़े के अंदर में, धमनी अंदर में है और सिरा ऊपर में है। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है, रक्त को द्विगुण परिवहन क्यों कहते हैं? रक्त को द्विगुण, तो देखिए इसका मतलब हुआ 2 गुण होगा। अब कैसे समझिए कि हमारे बॉडी में फेफड़ा में एक रक्त है, पहले फेफड़ा में रक्त रहता है, तब वो जाता है हमारे हृदय में, ठीक है ना, किधर से? तो दाईं तरफ से गई और वह जा करके अब विभिन्न भागों में, पहले शरीर के गई, फिर जब कोशिका में गई, फिर वापस वहां से आकर के आई सिरा से होते हुए फेफड़ा में, हृदय में, और हृदय से फिर वापस आई फेफड़े में, है ना। तो ये 2 बार आती है, माने एक परिवहन पूरा करने के लिए, रक्त एक परिवहन को पूरा करने के लिए 2 बार हृदय में आती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विगुण परिवहन। देखिए समझिएगा, इसको हम चित्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये फेफड़ा है, ये क्या हमारा फेफड़ा है, और ये हमारा हृदय है, और ये हमारा बॉडी है ना। तो फेफड़ा से रक्त शुद्ध होकर के आया हृदय में, एक बार तो ऐसे आया, अभी यहां से वह धमनी द्वारा पूरे बॉडी में गया, क्लियर, कोशिका में चला गया, इसका ऑक्सीजन खत्म, यहां से फिर सिरा से होते हुए फिर आया हृदय में, और हृदय से फिर वापस गया फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, तो एक परिवहन पूरा हुआ। एक परिवहन पूरा करने के लिए हृदय में वह कितनी बार आया? 2 बार ही आया, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विगुण परिवहन। कोई दिक्कत? तो रक्त एक परिवहन पूरा करने में हृदय में वह 2 बार जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विगुण परिवहन। किसी को दिक्कत? तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे लघुतरीय के परिवहन चैप्टर का। अगर आपने समझा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और हमारे चैनल का नाम याद रखेंगे। चैनल का भी नाम हम बता देते हैं, आप अपने YouTube में लिखेंगे पहले ALWAYS ऑलवेज स्पेस NEW न्यू 142 सब्सक्राइब करेंगे, ऊपर से ही मेरा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे ना तो ऊपर में मेरा चैनल का नाम आएगा, आराम से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में पूछेंगे, ठीक है, अपना नंबर देंगे, हम आपको कॉल करके भी बता सकते हैं। ठीक।